हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 के ऊपर है। और चैप्टर नंबर 1 के ऊपर ये सेकंड लेक्चर है हमारा। पार्ट 1 हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, पार्ट 2 आज के लेक्चर में कवर कर रहे हैं और शायद एक और लेक्चर लगेगा इस चैप्टर के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर कर लिया था कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसमें क्या क्या पोजीशन रही थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हम लोगों ने देख लिया था। आज हम सब लोग कवर करने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम लोग आज कवर करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो कैसे कैसे क्या कहते हैं, उन्होंने शोषण करा ब्रिटिशर्स ने इंडिया हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, और क्या क्या इस पर प्रभाव पड़ा, फर्क पड़ा। तो जब भी हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्टूडेंट्स, तो दो ही चीजें सामने आती है। सबसे पहले जो हमारी वर्ल्ड फेमस थी, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो हमारी वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसकी क्या पोजीशन थी। और दूसरा क्या है, मॉडर्न मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स है, मॉडर्न जो आजकल चीजें बन रही हैं, वो सब मॉडर्न इंडस्ट्रीज में आती है। जो हैंडमेड चीजें बनती थी वो सब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में आती थी। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और मॉडर्न इंडस्ट्रीज दो ही इंडस्ट्रीज है जो इस सेक्टर को डिफाइन करती है। तो इनके बारे में ही चर्चा करेंगे कि क्या पोजीशन थी हैंडीक्राफ्ट की, क्या पोजीशन थी मॉडर्न इंडस्ट्री की। तो चलो मैं आपको हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले जो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जब भी जिक्र होगा तो आपको ये बताया जाएगा कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ये डिक्लाइन थी, डिके थी। ठीक है ना, डिक्लाइन यानी कि डिक्रीज हो रही थी, या इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की जब भी बात होगी तो इट शुड बी डिके, मतलब डिक्लाइन हो रही होगी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है हमारी खत्म होने के कगार पर जा रही थी उस समय पर। उसके बहुत सारे रीजंस थे जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं एक एक करके। तो सबसे पहला जो रीजन है डिके का वो है स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। स्टेट का स्टूडेंट जब भी मैं जिक्र करूंगा तो स्टेट का मतलब यहाँ ब्रिटेन से है, ब्रिटिश से है। ठीक है ना, ब्रिटेन या ब्रिटिश से है स्टेट का मतलब। तो कहने का डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव। कि पहला जो रीजन है वो है कि डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब यह है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भेदभाव कर रहे थे टैरिफ पॉलिसीज के अंदर। अच्छा, टैरिफ पॉलिसी क्या होती है स्टूडेंट, इस बात को ढंग से समझ लो, इस रीजन को ढंग से समझ लो और इन चीजों का स्क्रीनशॉट लेते रहो। थोड़ा सा अगर नहीं लिया बैक करके ले लो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टैरिफ पॉलिसी क्या होती है। टैरिफ पॉलिसी ज्यादा कुछ नहीं है स्टूडेंट। टैरिफ पॉलिसीज के अंदर टैक्सेस आते हैं। कौन से टैक्सेस आपने पढ़ा होगा, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये कस्टम टैक्स कह लो, ड्यूटी कह लो, एक्साइज टैक्स कह लो, ड्यूटी कह लो, ये कुछ टैक्स को ही बोलते हैं टैरिफ पॉलिसी। अच्छा, ये टैक्स क्या है, ये टैक्स लगते हैं स्टूडेंट्स ट्रेडिंग पर, फॉरेन ट्रेडिंग के ऊपर ये टैक्स लगाए जाते हैं। फॉरेन ट्रेडिंग इन द सेंस, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो कुछ टैक्स लगाती है सरकार, और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी कुछ टैक्स लगाती है सरकार। आप जो सामान बाहर भेज रहे हो उस पर भी टैक्स लगता है, कुछ सामान अगर मंगवा भी रहे हो तो उस पर भी टैक्स लगता है। तो उसको ही बोलते हैं टैरिफ पॉलिसी। तो ये भेदभाव कैसे कर रही थी वो देखो, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि भेदभाव कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस के साथ, ताकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो जाए। अब वो भेदभाव टैरिफ पॉलिसी के हिसाब से कैसे कर रही थी। टैरिफ पॉलिसी का मतलब मैंने आपको अभी बताया है कि भाई टैक्सेस होते हैं जो माल को बाहर भेजने या मंगवाने के समय लगते हैं। तो अब उन्होंने सोचा, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई ऐसे तो ये लोग जो फैक्ट्री लगाए बैठे हाथ का कुछ बना रहे कुछ बना रहे, ऐसे बाहर देशों में भेजते रहेंगे तो पैसा कमाते रहेंगे, इंडिया के पास पैसा आता रहेगा, इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी।
तब तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने क्या करा कि उनको भी कुछ नहीं कहा, और टैरिफ पॉलिसी यानी कि इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगते थे उनको क्या कर दिया, रिड्यूस यानी कम कर दिया। और जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लग रहे थे, एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लग रहे थे उनको इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। अब जब टैक्स बढ़ गया एक्सपोर्ट पर, यानी कि अगर यहां से एक चटाई लेट सपोज पहले जा रही थी 100 रुपए की, टैक्स बढ़ने के कारण अब वो जा रही है 150 रुपए की, तो बाहर लोग, मैंने डिमांड में क्या सिखाया है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई, तो बाहर लोग क्या है, इसे खरीदना कम कर देंगे क्योंकि महंगी हो गई। और जब खरीदना कम कर देंगे तो इंडिया में बनना भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। वहीं अगर इंपोर्ट सस्ता हुआ तो लोग क्या करेंगे, लोग बजाय अपनी हाथ से बनी हुई चीजों को पहनने या यूज करने की बजाय बाहर की चीजों को खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि वो सस्ती है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे जो अब आमतौर पर जो चल रहा है, जैसे नॉर्मल चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई हैंडमेड चीजें होती हैं, हैंडमेड चीजें फॉर लेट सपोज अगर आप एक कपड़ा खरीदते हो, कपड़े को सिलवाते हो, एक शर्ट सिलवाते हो, तो आपको शर्ट तकरीबन 2000 की पड़ती है, अच्छा खासा कपड़ा अगर आप सिलवाते हो तो सिलाई और कपड़ा समेत 2000 की। वहीं सोचते हम लोग क्या है, यार छोड़ ना, 1000 रुपए में हम शोरूम जाते हैं, 1000 रुपए में एक अच्छी सी शर्ट खरीद सकते हैं। ये परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का कि हमने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को छोड़कर इंपोर्ट कर लिया क्योंकि हमें वो चीज सस्ती लगी। और हैंडीक्राफ्ट क्योंकि महंगा है, क्योंकि इस पर एक्सपोर्ट का दाम बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये है डिस्क्रिमिनेट ऑफ टैरिफ पॉलिसी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उनका टैक्स बढ़ा दिया ताकि बाहर से डिमांड कम हो जाए, और जो हमारे लोग इसको यूज कर रहे थे, हमारे लोगों के लिए जो बना रहे थे, उसके लिए इन्होंने क्या करा कि इंपोर्ट पर टैक्स कम कर दिया ताकि हमारे लोग इनको यूज ना कर बाहर की सस्ती चीजों को यूज करें। भाई हम इंडियंस क्या है, फोन अपने इंडिया के यूज नहीं करते क्योंकि महंगे आते हैं, ठीक है। वहीं हम कहते हैं भाई इतने फीचर तो हमें चाइनीज किसी फोन में मिल जाएंगे, तो क्यों ना हम चाइना से मंगवा ले सस्ते 10-15 हजार के, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ है। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। तो ये है सेकंड पॉइंट, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। क्या मतलब इसका, प्रिंसली कोर्ट का मतलब है कि जो हमारे राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, वो शौकीन थे। शौकीन किस चीजों के थे, आर्ट के शौकीन थे। जैसे मतलब हाथ से बने हुए पोशाक पहनते थे, ठीक है भाई, आर्टिकल्स अपनी दीवारों पे छपवाते थे भाई, फर्नीचर क्या कहते हैं हैंडमेड लाते थे वो। तो वो इन चीजों के शौकीन थे, वो भी कहीं ना कहीं डिमांड रेज कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की। पर चूंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे तो राजा महाराजाओं का समय लुप्त होता जा रहा था, राजा महाराजा लुप्त होते जा रहे थे, कोई मर रहा था, कोई राज दरबार छोड़ के बर्बाद हो चुका था। तो इनकी तरफ से भी जो डिमांड हो रही थी वो खत्म हो गई थी। जो मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की कहीं ना कहीं ये जो डिमांड कर रहे थे वो डिमांड भी खत्म होती जा रही थी। किस कारण, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। जैसे प्रिंसेस जो है, राजा महाराजा जो दरबार है, दरबार खत्म होते जा रहे थे, तो जो डिमांड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की वो भी क्या होती जा रही थी, कम। तो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब मशीन मेड प्रोडक्ट्स मैंने आपको 11th में भी समझाया था जब मैं कॉस्ट चैप्टर पढ़ा रहा था। भाई मशीन मेड जो प्रोडक्ट आएगा, जब आप मशीनों से कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो एक तो वो आप ज्यादा मात्रा में बना पाओगे, और कोई चीज जितनी ज्यादा मात्रा में बनती है उसकी कॉस्ट जो है वो उतना ही कम होती है, उतनी सस्ती होती है। और सस्ती चीज आपको मैंने सिखाया है, सस्ती चीज की डिमांड ज्यादा होती है। तो जब मशीन मेड प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगी तो सस्ती होंगी, और सस्ती होगी तो लोग बजाय हैंडीक्राफ्ट की महंगी चीजें खरीदने के सस्ती चीज खरीदना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये एक रीजन था, थर्ड रीजन जो था। फोर्थ रीजन की मैं बात करूं तो न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। एक डिमांड भी बदल चुकी थी। हम लोग जो है उस समय पे जो इंडियंस थे उनकी जो डिमांड थी वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ती जा रही थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा जब आप बहुत पहले, आज से 3-4 साल पहले, या अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाई अपनी घरों में मम्मी अपनी दादियों के हाथों से बुना हुआ स्वेटर या क्या कहते हैं कफ्स, और या फिर तो, वो लगाते हैं, क्या कहते हैं कैप लगाते हैं अपने मम्मी या दादियों के हाथ से बुना, ऊन से बुना हुआ वो पहनते हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, कोई एक या दो।
मोस्टली लोग क्या प्रेफर करते हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं बाजार से स्वेटर खरीदूंगा, मैं जैकेट खरीदूंगा, मैं ब्लेजर खरीदूंगा वगैरह वगैरह। तो एक जो पैटर्न ऑफ डिमांड है वो भी चेंज हो चुका है, लोग अब वेस्टर्न की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे। लोग जो है हाथ से बनी हुई खादी की चीजें पहनना, कुर्ता पजामा पहनना, धोती पहनना पसंद नहीं कर रहे थे। लोग पहनना पसंद कर रहे थे जींस, टी शर्ट्स, ये सब पहनना पसंद कर रहे थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां इनका हैंडीक्राफ्ट से मन उठकर वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा था, तो इस कारण भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डाउन जा रही थी। तीसरा एक रीजन ये भी है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ठीक है ना। रेलवे का जब इंट्रोडक्शन हुआ, रेलवेज लेकर आई थी, मैं बताऊं आपको, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के अंदर रेलवे लेके आई थी। अच्छा, रेलवे का लेकर आना ब्रिटिश के लिए वो अच्छा नहीं था इंडियन गवर्नमेंट के लिए। कहने का मतलब यह है, अच्छा वो ऑटोमेटिकली हो गया, मतलब अनइंटेंशनली इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा हुआ, बट ब्रिटिश चाहते नहीं थे कि इंडियन इकोनॉमी को कुछ अच्छा हो इस रेलवे के आने से, पर वो हो गया। उसका कारण यही था कि ब्रिटिश ने जो ये रेलवे इंट्रोड्यूस करा था इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो सिर्फ इसलिए करा था क्योंकि ये लोग अपना जो सामान है, अपना जो फिनिश गुड्स है, वो देश के चप्पे चप्पे तक पहुंचा सके कम दामों पर। बस इसलिए लोगों तक सामान पहुंचा सकें, अपनी जो आर्मी है, इनकी जो फोर्सेस है, उन तक उनका भाई हथियार वगैरह, उनका खाना वगैरह पहुंचा सके और फिनिश गुड्स पहुंचा सके देश के कोने कोने तक। बस इसलिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, और अनइंटेंशनली थोड़ा बहुत भला इनके जाने के बाद इंडियन इकोनॉमी को भी रेलवे से हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ कारण थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के डिके होने के, डिक्लाइन होने के। आई होप आपको ये रीजन समझ आ गए होंगे, फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं करने जा रहा हूं वो है स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। यानी कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, मैंने आपको बताया उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो थी। मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन द सेंस कि जो ये जो भी इक्विपमेंट्स है, जो कि हम लोग मशीनी चीज यूज कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट के अलावा, वो सारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर आती है, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा कम थी। कम के क्या बात करूं मैं, बिल्कुल ना के बराबर थी। शायद क्लासरूम्स में भी मैंने बहुत बारी चर्चा करी है कि एक शख्स था जिसका नाम था जमशेद भाई टाटा, जो कि एक बहुत ज्यादा रेपुटेटेड और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और बहुत ज्यादा कंट्री की तरफ झुकने वाले इंसान थे। और वो इतने ज्यादा मतलब हम्बल थे, इतने ज्यादा बड़े दिल के थे कि वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरा नाम मतलब हाईलाइट हो और मैं अमीरों की गिनती में गिना जाऊं या बड़े आदमियों की गिनती में गिना जाऊं। नहीं, वो बस लोगों के भला करना चाहते थे, कंट्री का भला करना चाहते थे, इकोनॉमी का भला करना चाहते थे। आज भी उनका नाम लोग गर्व से लेते हैं। उनकी जो पीढ़ी अब तक आई है, रतन भाई टाटा है उसके बाद में, ठीक है ना, उनके बेटे, और उनका नाम भी आज गर्व से लिया जाता है। वो मतलब आप समझो कंट्री की इकोनॉमी के अंदर इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं जिसका आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है, बट फिर भी उनका नाम कहीं नहीं आता है कि कंट्री की ग्रोथ के ऊपर या अमीरों की ग्रोथ के ऊपर। उसका रीजन यही है कि वो कभी शो ऑफ नहीं करते, ठीक है ना। वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे डिफेंस के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर, लोगों को पैसा देने के ऊपर। और उनके बहुत सारी आजकल तो एमएनसीज भी आ गई हैं। और मैं आपको बताऊं, वो एकमात्र कंपनी ऐसी है, टाटा एकमात्र कंपनी ऐसी है जिसने फॉरेन की एक कंपनी को खरीदा था सबसे पहले इंडिया के अंदर। उसके बाद तो महिंद्रा ने भी और एक आध कंपनियों ने खरीद लिया, बाकी वो सबसे पहली एक इंडियन कंपनी थी जिसने फॉरेन कंपनी को खरीद लिया था। तो सबसे पहले जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री की कंपनी खड़ी होकर आई, उसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील। क्या नाम था उसका स्टूडेंट्स? टाटा आयरन एंड स्टील्स। टाटा आयरन एंड स्टील्स। जी, जमशेद भाई टाटा ये कंपनी लेकर आए थे 1907 के अंदर, 1907 के अंदर ये कंपनी जो इन्होंने रजिस्टर्ड करवाई थी। और इसका अराउंड 1912 के अंदर इन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दी थी स्टील और आयरन्स की, जो आज तक भी चल रही है और बहुत ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है ना। इनके ही आयरन और स्टील बहुत ज्यादा कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं हर दिन। और ये एकमात्र पहली कंपनी थी जो आजादी के टाइम पर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते इन्होंने क्या कहते हैं रजिस्टर्ड करवाई थी, खड़ी करी थी। उसके बाद तो एक आध कोई पेपर कंपनी या कोई और टेक्सटाइल कंपनी भी आई है, लेकिन वो वाली ग्रोथ नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। कोई दो चार प्राइवेट कंपनियां आई थी, उसके अलावा ज्यादा नहीं, ठीक है ना। दूसरा है वेरी लिमिटेड स्टेट पार्टिसिपेशन।
भाई इसका मतलब स्टेट, मतलब दोबारा स्टेट आ गया, इसका मतलब ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटेन। तो जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी वो इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडिया के अंदर इतना हिस्सा नहीं दे रही थी, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्री जितनी इंडिया में होगी उतना इंडिया को फायदा होता, ठीक है ना। भाई इंडिया अपने ही घर में फैक्ट्री लगाएगा, अपने ही घर में प्रोडक्शन करेगा और अपना यूज करेगा, बाहर से इंपोर्ट करेगा ही नहीं ब्रिटेन से, ठीक है ना। तो ब्रिटेन क्यों चाहेगा कि वो ऐसा करे, तो कभी भी सपोर्ट नहीं करता ब्रिटेन। तो वो क्या करता है, पार्टिसिपेशन करेगा ही नहीं, वो सिर्फ पार्टिसिपेशन करेगा उन चीजों में जैसे कि रेलवे हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है ना। तो वहीं पार्टिसिपेशन कर रहा था जहां उसको फायदा था। जैसे कि ब्रिटेन ने रेलवे के अंदर बहुत अच्छा हिस्सेदारी दिखाई, रेलवे को इंप्रूव करने की। ब्रिटेन ने क्या कहते हैं, हमारे कम्युनिकेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, इनके अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाया ताकि कम्युनिकेशन अच्छा हो, इंडियन इकोनॉमी के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए, ताकि वो अपने लोगों से पूरे देश में, क्योंकि उनके लोग पूरे देश में फैले हुए थे, तो उनसे ढंग से कम्युनिकेशन कर सके, इसलिए, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कहने का मतलब ये था, कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब, कैपिटल गुड कौन से होते हैं, ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आए। मैंने चैप्टर जब नेशनल इनकम पढ़ा रहा था तो मैं बताया था, मैंने क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स भी बताया था। तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जिसे हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज में लें, और कंज्यूमर गुड्स जिन्हें हम कंज्यूम करने के लिए ले। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, जैसे कि भाई फर्दर प्रोडक्शन इन द सेंस, जैसे फोटोकॉपी की मशीन है, फर्दर प्रोडक्शन कर रही है, जूस निकालने की मशीन है, या बड़ी बड़ी ऐसी मशीनें हैं जो छोटी छोटी मशीनरीज बना रही है। अब जैसे मान लो फोटोकॉपी मशीन है, छोटी सी है, प्रिंटर छोटा सा है, लेकिन वो कैसे बना होगा, किसी मशीन से ही तो बना होगा। तो वो जो बड़ी मशीन है वो भी तो कहीं फैक्ट्री में ही बनी होगी, तो वो चीज थी नहीं इंडिया में। वो कैपिटल गुड इंडस्ट्री तो थी ही नहीं इंडिया में, और आज भी उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियां लगी हैं, हमारे जो बावल, नीमराना, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, यहाँ पर जो फैक्ट्रियां लगी हैं, इनके अंदर भी आज भी कंज्यूमर गुड्स ही बन रहे हैं। कैपिटल गुड्स तो 10 में से कहीं एक बन रहा है, एक फैक्ट्री के अंदर बन रहा है, ठीक है ना। तो ये रीजंस थे जिनके कारण जो हमारी जो क्या कहते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज है उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम तकरीबन इसके बाकी बचे हुए सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म कर देंगे और इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। तो जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर और सब्सक्राइब करें इसे। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर अब तक नहीं देखे उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं, ठीक है ना। रिकमेंड करें ताकि बच्चे घर पर बैठकर इसे पढ़ सके, ठीक है ना। मिलते हैं अपने नए लेक्चर्स के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।